नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस सीरीज़ का हमने प्रारंभ कर रखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रकरण 2 का अध्ययन करेंगे, गद्य साहित्य का आविर्भाव। पहले हमने प्रकरण 1 का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जाके उसको सुनिए, पढ़िए, समझिए। उसमें कुछ ट्रिक्स मैंने बताई है याद करने की कि कैसे ब्रज भाषा के कवियों को याद करें, मतलब गद्य के, और जो प्रारंभ के गद्य कवियों के भाषा कवियों को कैसे याद करें। उसके बाद 4 जो हमारे हिंदी गद्य लेखक हैं उनको कैसे याद करें। फिर 2 हमारे राजा हैं, अर्थात राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह, उनको कैसे याद करें। ट्रिक्स के माध्यम से मैंने बताया है, तो आप जाके सुन सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गद्य साहित्य का आविर्भाव। हाँ, शुरू करते हैं। आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको, और आप अगर मुझे पहले से सुन रहे हैं तो फिर आप बताएं कि आपको और क्या पढ़ना है, तो मैं आपको वैसा कंटेंट देने की प्रयास करूँगी। और आपको अगर कुछ कमी वगैरह लगे तो मुझे बता दीजिए। शुरू करते हैं। गद्य साहित्य का आविर्भाव। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरिक अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, उसकी चर्चा बनारस अखबार के माध्यम से कर आए हैं। संवत 1913 में, अर्थात बल्लवे के 1 वर्ष पहले, राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों ही काम में लाई जाती है तो एक और जुबान का बोझ डालने से क्या लाभ। बाखा में हिंदुओं की कथावार्ताओं आदि कहते सुने। वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। ठीक है, हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थितियों में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब ये कोटेशन पूछी जा सकती है कि किसके संदर्भ में है, कि इस परिस्थितियों में बाद में यहाँ पे डॉट हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऑप्शन में आ जाए लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद, या सदल मिश्र, या लल्लू लाल, कुछ भी आ जाए। तो हमें ध्यान रखना शिव प्रसाद सिंह, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने कहीं ना कहीं उर्दू का पक्ष लिया है। तो हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि ये तो उर्दू के थे, ये तो हिंदी के बारे में से कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, ये भी शिव प्रसाद सिंह भी हिंदी के मतलब हिंदी को लाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हालांकि ये मानते हैं उर्दू को ज़्यादा महत्व देते हैं हिंदी से, लेकिन हिंदी को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं शुक्ल जी। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए। पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि ने अपने कई मित्रों को भी उन्हें अपने पुस्तक लिखने में लगाया। ठीक है, राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना। आप इसको ध्यान में रखो कि राजा भोज का सपना किसका है, तो यह है शिव प्रसाद सिंह का। वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकलने लगी, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है। पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदरिस थे, ध्यान रखना कौन थे, मुदरिस थे,
हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसकी हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम था आबे हयात। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया है कि वंशीधर ने जो पत्र निकाला था, ठीक है, तो उसका हिंदी और उर्दू कालम के क्या नाम थे। ठीक है, तो भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम था आबे हयात। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा रहा है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। आप इसको ध्यान करो, नोट करो। ठीक है, फिर आगे कुछ रचनाएं आ जाती है जो इतनी मोस्ट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास और जीविका परिपाठी, जगत वृत्तांत। श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा। देखो, इसको अंडरलाइन कर लो कि पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई और गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा। ठीक है, आगे देखो, पूछा जा सकता है पत्र मालिका किसने बनाई, तो श्रीलाल ने। बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर बेलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, जो क्या था, न्याय शास्त्र का ग्रंथ था। आप ध्यान रखना, जो भी रचनाएं आती है ना, तो उनको आप अंडरलाइन कर लो। देखो, जैसे कि ये पंडित बद्रीनाथ ने डॉक्टर बेलेंटाइन के परामर्श से, ये देखो, इनके परामर्श से लिखी है। हितोपदेश का अनुवाद किया है, किसने किया है, तो बद्रीनाथ ने। और फिर कहते हैं उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, जो न्याय शास्त्र से संबंधित था, और उपदेश पुष्पावली नाम की 2 पुस्तकें निकली थी। आगे देखो क्या कहते हैं, यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती और सरस हिंदी में थी। उनमें वे उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों जैसे कि इतिहास तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है। शुक्ल जी यहाँ पर अंश लेके आए हैं राजा भोज के सपने में से। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उनका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सिर नवाते हैं। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना है। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। ये राजा भोज की भाषा है। आगे देखो क्या कहते हैं शुक्ल जी, अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। इसका पता इस उद्धृत अंश में से लगाया जा सकता है। देखो, जो मानव धर्मसार की भाषा है वो संस्कृत गर्भित है, लेकिन जो राजा भोज का सपना है वो सरल हिंदी की है। ठीक है, अब एक और उदाहरण है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसे पढ़ लीजिए। मैं इसकी 2 लाइनें पढ़ के आपको बताऊंगी। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है, उसको कोई हिंदू अप्रमाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है, मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्य ने मनु जी सबसे प्रधान और अतिशय मान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में पूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने धर्मशास्त्र के मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, मानव धर्मशास्त्र की भाषा राजा शिव प्रसाद सिंह की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। देखो, ये मोस्ट लाइन है, आप देखो यहाँ से अंडरलाइन करो कि प्रारंभ काल से ही वे
प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। पता है, एक बात मैं यहाँ पे बताऊं, एक कॉमन सी बात आप, कि राजा शिव प्रसाद सिंह इंस्पेक्टर थे, ठीक है। मतलब आज वर्तमान में मान लो कि शिक्षा मंत्री थे वर्तमान के तौर पे। जो शिक्षा मंत्री है उसे क्या है, तटस्थ रहना पड़ता है, ठीक है। कोई भी मतलब मंत्री है या कोई भी व्यक्ति है जो जैसे भाषा से संबंधित कोई व्यक्ति है आज, ठीक है, तो उसे तटस्थ रहना पड़ता है। वो उर्दू को भी उतनी ही महत्ता देगा जितनी हिंदी को देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई उर्दू का है तो वो उर्दू ही उर्दू को अपने पक्ष में रखे, उर्दू उर्दू की हिमायत करे, तो फिर तो हिंदी वालों के साथ नाइंसाफी होगी ना, अंग्रेजी वालों के साथ नाइंसाफी होगी ना। इसलिए राजा शिव प्रसाद सिंह तटस्थ रहकर दोनों भाषाओं को लाना चाह रहे थे, ठीक है। दोनों को एक समान दौड़ाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हाँ, हिंदी आए लेकिन इतनी संस्कृत गर्भित न आए कि कोई उर्दू वाला उसे न समझे, ठीक है। वो चाहते थे कि अरबी और फारसी के मिले जुले शब्द भी हिंदी में मिले, ताकि कोई उर्दू भाषी लोग हैं वो भी उसे समझ सके और हिंदी भाषी लोग भी समझ सके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं आगे। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना रहा। देखो, फिर उनका झुकाव था थोड़ा बहुत, वो क्या है, उर्दू की तरफ होने लगा। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो ये कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों की रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दू पर लिए है। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में देखो, इतिहास तिमिर नाशक भाषा 2 सॉरी भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में संवत 1864 की लिखी है। राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बेताल पचीसी की भाषा का अनुसरण किया है, ठीक है। क्या कहते हैं कि लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बेताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नाम जिस लेख में निरूपण किया, वही उसकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है, अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है। लल्लू लाल जी के प्रसंग में है, देखो, लल्लू लाल जी ने बेताल पचीसी का बिल्कुल उर्दू में जो भी कुछ किया, और राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा इतिहास नामक, अच्छा, राजा साहब ने शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया, वही उनकी उस समय की भाषा का खास उदाहरण है। आगे उस मतलब भाषा का इतिहास का कुछ उद्धृत किया गया है, 2 लाइनें पढ़ देती हूँ। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और खास पसंद हो, अर्थात जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे हो। आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की लैंग्वेज है। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया, उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हम पर ही छोड़ दिया, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी जरूरत जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर है। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। देखो क्या कितनी सुंदर कोटेशन है कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृत परंपरा से होता है। आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, इसको पूछा जा सकता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का
त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, क्या है, देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चलते हुए साहित्य का भी संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे आए। आप इसको अंडरलाइन करिए कि यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजाहितैषी, देखो अब, नामक पत्र एक आगरे से निकाला। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लक्ष्मण प्रजा के हित में थे, प्रजा हितैषी, लक्ष्मण प्रजा हित में थे, आगे रहने वाले थे। कैसे याद करें कि लक्ष्मण प्रजा के हित में थे और आगे रहते थे, तो हमें इसे याद कर, प्रजा लक्ष्मण सिंह का प्रजा हितैषी और आगरे से निकला। ठीक है। फिर है कि 1919 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। कैसी थी भाषा, एक बार पढ़ के देखते हैं कि अनुसुया होल्ले प्रेम बदा से सखी, मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट, महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। यह भाषा है किसकी है, अभिज्ञान शाकुंतल की। ठीक है, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हैं। रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। क्या है, रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन, प्राकथन से तात्पर्य भूमिका से होता है बच्चों। ठीक है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी बोली है, न्यारी न्यारी है। अब देखो ये कोटेशन, कल परसों मैं कोई प्रश्न देख रही थी तो वहां पे ये पूछा गया था कि ये न्यारी न्यारी बोली है। मेरे दिमाग में आया नहीं कि किसका है, कहाँ से, लेकिन ऐसा था कि पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो ये यहाँ से है और लक्ष्मण सिंह जी का है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं, और पता है ये कहाँ कहते हैं, रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब पूछा जा सकता है, इसमें दो तीन प्रश्न बनेंगे। देखो, एक तो ये है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी है। अब पूछा जा सकता है कि कोटेशन किसकी है। ठीक है, पिंकाट साहब आ जाए, अगर गैर सदतासी आ जाए, ठीक है, और जैसे कि हाँ, न्यारी न्यारी कहा जाए ना, मैं कंफ्यूज कहाँ हुई थी, गिलक्रास्ट पर मैंने मतलब गिलक्रास्ट मैंने सोचा था गिलक्रास्ट है, क्योंकि गिलक्रास्ट ने भी तो हिंदी और उर्दू को न्यारी न्यारी मानकर कहा कि इनकी गद्य रचनाएं हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो मैंने गिलक्रास्ट किया था, लेकिन नहीं, अब ये कोटेशन लक्ष्मण सेन जी की है, आप ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये है कि रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, घोट लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान। पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में फारसी के
परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका तो वो प्राकथन में दिया हुआ है, वो पढ़ा है हमने। अब हम शुक्ल जी क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे। उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बना रहना चाहिए। अब पूछा जा सकता है कि इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बना रखना चाहिए। अब पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो शुक्ल जी कहते हैं पिंकार्ट महोदय के लिए। फिर आगे है, इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे हैं। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उनका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि उनमें लेख और पुस्तकें लिखने और प्रेस में छपाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्होंने इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरा प्राकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। अब पूछा जा सकता है कि जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। हमारे सामने ऑप्शन में आ जाए कि लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजस्वी प्रसाद सिंह, पिंकार्ट साहब, और तीसरा ऑप्शन कोई और दे दे, मतलब चार उन गद्य लेखकों में से दे दे, सदल मिश्र उनमें से, तो हमें ध्यान रखना है पिंकार्ट साहब के बारे में। शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखकों और कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। संवत 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्व मंत्री नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आईने सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका अच्छा देखो, अब आप यहाँ से ध्यान रखना कि उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र, कौन सा पत्र था, व्यापार पत्र था, आईने सौदागिरी। देखो सौदा भी हम कहते हैं ना, सौदा किया हमने, इस चीज का सौदा किया, तो सौदा एक व्यापार है। सौदा मतलब है तो प्रायवाची है ना दोनों, सौदा। तो हमें याद रखना है कि सौदा एक व्यापार पत्र था, आईने सौदागिरी उर्दू में निकलता था। और किस में निकलता था, उर्दू में। जो देखो व्यापार हिंदी का शब्द होगा और सौदा हो गया वो उर्दू का होगा। देखो उसमें क्या उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिखे भी रखे थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी के लेखक वे ही लिखते थे। अच्छा, कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुओं में हिंदुस्तान, सॉरी मैं कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा था, थोड़ा क्या तेजी हो रखा। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। क्या कहते हैं कि भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। अंडरलाइन कर लो बच्चों, प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे
जाते रहेंगे कि किसके बारे में शुक्ल जी ने ये शब्द कहे हैं कि भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखक से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार होता रहता था। देखो किस किस से होता था, राजा लक्ष्मण सिंह से, भारतेंदु जी से, प्रताप नारायण जी से और कार्तिक प्रसाद खत्री से। इन सब से पत्र व्यवहार होता रहता था। किसका? पिंकाट साहब का। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकाट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर कर दिया करते थे और संवत 1957 नवंबर सन 1895 में वे रिया घास, जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते हैं, की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर ऊपर ही यहाँ रह पाए थे। लखनऊ में उनका देहांत हो गया। देखो लखनऊ में ही यहीं पर उनका देहांत हो गया। किसका? पिंकाट साहब। कब हुआ? 7 फरवरी 1896 में। ठीक है, 96 में, 1896 में हो गया और उनका शरीर भारत की मिट्टी में मिल गया। आगे क्या कहते हैं? शुक्ल जी की संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपनी उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली गद्य की भूमिका के रूप में लिखा। देखिए उसमें वे क्या कहते हैं। खड़ी बोली पद्य, खड़ी बोली पद्य की भूमिका के रूप में लिखा। यहाँ से देखो दोबारा पढ़ते हैं। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली पद्य की भूमिका के रूप में लिखा था। अच्छा, खड़ी बोली का पद्य की भूमिका किसने लिखी? पिंकाट साहब ने। और वो क्या कहते हैं? फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उनकी बड़ी उन्नति हुई है। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी जिसकी यह भाषा कही जाती है उसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। क्या कहते हैं शुक्ल जी? पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजा हितैषी, देखो मैंने याद करवाया था ना आपको कि हित प्रजा का कैसे चाहता है लक्ष्मण चाहते हैं ना, लक्ष्मण प्रजा का हित चाहते हैं, आगे रहते हैं, तो आगरे से निकला था प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे सिकंदरे से निकलता था। अब देखो एक और नया पत्र हमारे सामने आता है, लेकिन इसका कौन निकालता था इसका वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो संवत 1920 में लोकमित्र किससे निकल? ईसाई धर्म प्रचार के लिए था ये पत्र। ध्यान रखना, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी थी और इसकी पता है भाषा कैसी थी? शुद्ध हिंदी थी। देखो लोक मित्र एक पत्र है जो संवत 1920 में आता है और ईसाई धर्म प्रचार के लिए होता है, जिसकी भाषा हिंदी थी, शुद्ध हिंदी थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू निकलने लगा था उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। ठीक है, अवध से निकलता था। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में। अब देखो यहाँ पे एक और बात आ गई। 2-3 बातें यहाँ पे ना द्वंद्वात्मक बातें मिलती है। पीछे हमने पढ़ा ना पीछे हमने पढ़ा ना राजा शिव प्रसाद सिंह ज्यादा उर्दू की तरफ जा रहे थे,
लेकिन यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो रक्षा कर रहे थे ना, वो तटस्थ थे ताकि दोनों भाषाओं को आगे लाया जा सके। ठीक है, फिर आगे क्या, अब देखो मोस्ट चीजें चलेगी, प्रश्न यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करिए कि उसी समय उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे, मतलब रक्षा कर रहे थे हिंदी की। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार करवाई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले ये मुख्य थे। देखो पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार भी कर रहे थे कौन, बाबू नवीन चंद्र राय। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार, देखो शिक्षा प्रसार के साथ साथ समाज सुधार भी कर रहे थे। आदि उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई उसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीन चंद्र राय ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिका निकाली। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि नवीन चंद्र राय ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली थी। ठीक है, आपको मैंने जो प्रकरण 1 में हमने अध्ययन किया था उसमें पता ही क्या था कि जैसे ब्रह्म समाज में है तो ब्रह्म समाज में कौन से नियम है, तो उपनिषद और वेदांत के जो नियम थे वो ही इस में है, किसमें, ब्रह्म समाज में, ब्रह्म समाज के नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर कहे गए हैं कि पंजाब के अंदर ईसाई धर्म का प्रभाव रोकने के लिए वो ब्रह्म समाज के जो नियम थे उनका प्रचार प्रसार करते थे ताकि हिंदू बचे रहे, उन्हें ईसाई जबरदस्ती न बनाया जाए या वो खुद ईसाई धर्म की तरफ न जाए। ठीक है, धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर नवीन चंद्र राय ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार समय समय पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। आगे देखो क्या कहते हैं। संवत 1924 मार्च सन 1867 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली जिसमें शिक्षा संबंधी साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कब निकली, मार्च 1867 ठीक है, 67 में 67 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली। कौन सी पत्रिका थी, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। मैं आपको याद कराऊं, कैसे याद करेंगे, और इसमें शिक्षा संबंधी और साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख रहते थे। आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट है कि इसी विशेषता में पूछा जा सकता है कि इसकी विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से पूछ ले कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किससे संबंधित है। अब पूछा जा सकता है धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, अंग्रेजों की भ्रष्ट नीति को रोकने के लिए। ठीक है, 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए और पूछे कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, शिक्षा संबंधी और साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण भी लेख रहते थे। ठीक है, ये 3-4 वर्ड आपको याद, शिक्षा संबंधी और साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। ठीक है, अब कैसे याद करें कि अब ये पत्रिका कैसे कोरिलेट कराऊं, मैं कोरिलेट कराती हूँ कि ज्ञान कैसा है, नया नया है, नवीन ज्ञान है, तो ज्ञान प्रदायिनी, नवीन की ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान कैसा है, नवीन नवीन है, नया नया है, न्यू न्यू है। ठीक है, तो आपको कोरिलेट हो गई होगी। इस प्रकार से हम पत्रिकाओं को याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में, देखो हिंदी गद्य के प्रचार में सहायक हुए वे शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से सदा बचाते रहे हैं। हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को देखो यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह यहाँ पे लड़ते भी हैं और पीछे उर्दू का समर्थन भी करते हैं, हिमायती हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बिना पैंदे लोटे के समान है। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था
जिस प्रकार यहाँ राजा सी प्रसाद को। आगे देखो, विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की। देखो, अंजुमन लाहौर नामक सभा किसने स्थापना की? नवीन चंद्र राय। अंजुमन लाहौर, अंजुमन, अंजू का मन कैसा है? नया नया, नया नया है इसलिए हिलोरे लेता है। लाहौर, लाहौर, हिलोर, हिलोर। देखो ऐसे याद कर सकते कि नया नया मन अंजू का, अंजू का जो मन है। अंजुमन लाहौर, लाहौर लहर लेता है, लहरों के समान है, ठीक है, ऊंचा नीचा होता है, ठीक है। अंजुमन, अंजू का मन लहर है, ठीक है। नया नया मन है ना, जैसे उभरता कोई युवा होता है या फिर कोई बच्चा होता है जो युवा की तरफ जाए, किशोरावस्था है, तो उसका मन ऐसे लहर लेता है, तो इसे हम याद करते हैं। तो नया नवीन ऐसे याद हो गया। आगे चलिए, नाम की एक सभा स्थापित करते हैं। वो क्या एक सभा स्थापित करते हैं? संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा का दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खान साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न हुआ, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी शब्दों भर दिए गए हैं। पद्य छंदोबद्ध रचना की उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चले। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं। अब देखो मजा आया बैठे बैठे। अब देखो, प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी उर्दू है ना, वो आज की जुबान है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? नवीन चंद्र राय कहते हैं, बाबू नवीन चंद्र राय, ठीक है। क्या कहते हैं कि उर्दू में आज की कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। अब ये कोटेशन बहुत बार प्रश्नों परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो कैसी कैसी मस्त बातें आएगी। नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गासाद अतासी फ्रांस में बैठे बैठे भौंचलाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। आप इसको ना अंडरलाइन कर लीजिए, मत कहूँ, जितनी बार हो सके उतनी बार अंडरलाइन करिए और इसको याद करिए। इसमें से 2-3 प्रश्न यहाँ पर हमारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखो क्या है कि एक तो पूछा जा सकता है कि किसने नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा? गारसा दतासी ने। कहाँ बैठे बैठे? फ्रांस में बैठे बैठे। क्यों कहा? क्योंकि गारसा दतासी उर्दू के पक्षपाती रहे हैं और पक्षपाती रहे हैं। और फिर पूछे कि क्यों कहा? क्योंकि नवीन बाबू ने उर्दू को आशिकी जबान कहकर छोड़ दिया, दरकिनार कर दिया, इसलिए वो झल्लाए, उन्हें गुस्सा आया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पक्के दुश्मन गारसा दतासी बैठे बैठे बहुत जलाए, ये किसने कहा? ये शुक्ल जी ने कहा, ठीक है। आगे चलिए, अब यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठारा चलाना चाहा और बिम्स साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। कौन कहते हैं कि हिंदी तो एक बहुत पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से पहले प्रचलित थी? ये गारसातासी कहते हैं। आर्यों ने आकर मतलब देखो जड़ों पे यहाँ पे क्या कहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसे। बिम्स साहब को हवाला देते हुए कहा, यहाँ पे देखो क्या कहा कि यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चढ़ने लगा था कि उसके मूल जो संस्कृत है उस पे कुठाराघात किया है, कुठार चलाना चाहा। और बिम्स साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से भी बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो बचे खुचे शब्द रह गए उसकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहता। सर सैयद अहमद का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था यह पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के
शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हेवेल साहब ने यह राय जाहिर की। यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। इस राय को गारता दत्तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। अच्छा, ठीक है, खुशी तो होगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हिंदू बच्चों को वही भाषा सिखानी जाए जो प्रचलित है। फिर ऐसा ना हो कि ठीक है, ओके, समझ गए, आगे चलते हैं। उसी प्रकार आगे कि इस राय को गारता दत्तासी बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 जब यह विवाद हुआ था कि देसी जबान हिंदी को मान्य या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गांव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित, बहुत कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरिक के रहे, और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। उस पर विगासा दत्तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। अब अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था, जिसके अक्षर में देखने में सुडौल नहीं थे। अब अखबार में कोई छपा था लेख, और भद्दी बोली किसने बोल दिया? गारता दत्तासी ने। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए, और संवत 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश, देखो रचना किसका? स्वामी जी ने, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया गया। हिंदी में, देखो, हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित किया गया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा समझते थे। आप इसको अंडरलाइन करो। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की, और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का बढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिले और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों को लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं के बदौलत। अब पूछा जा सकता है कि इन्हीं की बदौलत, किन की बदौलत? पता है किन की? नवीन चंद्र राय। संवत 1910 के लगभग विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान, अब देखो, संवत 1910 के लगभग एक विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुलोरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। अब अंडरलाइन करो इस चीज को। और जलंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम तुरंत संवत 1920 में कपूरथला पहुंचे, और उन्होंने महाराज में सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब के लोग छोटे बड़े स्थानों में घूम घूम कर पंडित श्रद्धाराम जी के उपदेश और वक्ताएं देते थे। अब देखो, श्रद्धाराम जी क्या करते थे?
उपदेश और वक्तताएं देते थे, वक्तताएं देते थे। रामायण और महाभारत आदि कथाएं सुनाई देते, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे। कौन? श्रीधरराम फुलोरी। ठीक है। और नवीन चंद्र राय क्या करते थे? शिक्षा संबंधी और सामान्य ज्ञान विज्ञान की वो अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बातें कहते थे। और जो श्रद्धाराम फुलोरी है वो महाभारत और रामायण से संबंधित कथा वार्ताएं सुनाया करते थे। ठीक है, ताकि वो ईसाई धर्म के प्रभाव से लोगों को बचा सके। कहते हैं शुक्ल जी कि इनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सहस्त्र आदमियों की भीड़ लगती। इनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और इनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो। पूछा जा सकता है किसके संबंध में शुक्ल जी ये कह रहे हैं? तो श्रद्धाराम फुलोरी। इनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और इनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर इन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। अंडरलाइन कर लो। इन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी, पर अपनी मुख्य पुस्तक हिंदी में ही लिखी। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा। देखो, पूछा जा सकता है कि ग्रंथ किसका है? आप इसको ध्यान से लिख लो एक साइड अपनी बुक में कि सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह किसका था? श्रद्धाराम फुलोरी का। अब कैसे याद करें, हो कैसे कोरिलेट करें कि सत्यामृत प्रवाह, सत्य रूपी अमृत का प्रवाह, तो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा होती है हमारी किसी के प्रति, तभी उमड़ता है सत्य अमृत प्रवाह। श्रद्धा होती है ना, तभी उमड़ता है। ऐसे याद कर, सत्यामृत प्रवाह, किसी के प्रति श्रद्धा होती है तभी उमड़ती है। तो हमें याद हो गया, कोरिलेट हो गया ना कि श्रद्धाराम फुलोरी का है कौन सा है? सत्यामृत प्रवाह। ठीक है, उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा था। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वे शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते थे। अच्छा, विरोध भी करते थे क्या? इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कहकर और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थी, और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे। पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, समझ लो थोड़ा इसमें से। आगे चलते हैं। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्म चिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी। देखो, आत्म चिकित्सा, अध्यात्म, देखो वैसे चिकित्सा शब्द आ जाता है ना, जैसे इसलिए कोई शल्य चिकित्सा, मतलब कोई रोग दोष के लिए कोई लिखी होगी, लेकिन इसमें लिखा आत्म 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 शब्द पे हमें ध्यान रखना है। और आत्म शब्द हम ध्यान में रखेंगे तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ऐसे थोड़ा ध्यान जा सकता है। तो आध्यात्मिक संबंधी पुस्तक थी आत्म चिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह थे जो सतोपदेश, दोहे इत्यादि संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र 1400 पृष्ठों के लगभग लिखा था जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। और देखो, भाग्यवती किसका उपन्यास है? श्रद्धाराम फुलोरी का है, याद रखना, संवत 1924 में, और इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। अंडरलाइन कर लो, मोस्ट 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 मोस्ट। ये पूछा जा सकता है कि किसका है, ये जो लाइन है ये किसकी है? तो अच्छा, रामचंद्र शुक्ल की किसके संबंध में है? श्रद्धाराम फुलोरी के संबंध में। क्या है कि अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। तो इतनी देखे पूछा जा सकता है। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। ये बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है कि दूसरा, और पता है ये पूछा गया था पीछे प्रश्न, ध्यान रखना, ये किसने कहा? तो श्रद्धाराम फुलोरी ने कहा, परंतु आज एक ही रह जाएगा।
सॉरी, कहने की आवश्यकता नहीं है कि काशी के लेख से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। राजा शिव प्रसाद आम फहम खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे। देखो यहाँ पर फिर है वो, आप उर्दू की तरफ लपट गए। देखो, राजसी प्रसाद आम फहम खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली थी। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती थी, उसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता है, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता, उसकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ बह कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई विदेशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेज वाक्य में उसकी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते थे। उन्होंने यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषा संस्कृत के कुटुंब की है, उसी के प्राकृतिक रूपों से निकली है। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकारी में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपनी भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो हमारा आज का प्रकरण 2 यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान संवत 1915 से 50, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। ठीक है, गद्य साहित्य का आविर्भाव के 2 प्रकरण हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। कल नया प्रकरण शुरू होगा। ठीक है, सामान्य परिचय उसका कल पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप यहाँ तक आए हैं, कुछ डाउट रहा आपका तो आप लिख कर बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। और आपको कुछ और नया कुछ अलग पढ़ना हो तो भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।